IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज भाग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। नीतीश समर्थक 20 मंत्रियों के मांझी मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद बिहार में राजनीतिक संकट गहरा गया है। जीतन राम मांझी को दरकिनार कर नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मांझी पर अब इस्तीफे का दबाव बन गया है। मांझी ने आरोप लगाया कि उनको सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए नीतीश कुमार साजिश रच रहे हैं। राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री मांझी नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए। बिहार जेडीयू में इस वक्त दो फाड़ दिख रहे हैं। नीतीश समर्थक नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार के पास 130 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। आज किसी भी वक्त नीतीश राज्यपाल के सामने अपना दावा पेश कर सकते हैं। इससे पहले कल बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन 2/3 से ज्यादा मंत्रियों ने मांझी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मांझी सरकार में 29 मंत्री हैं, लेकिन जैसे ही नरेंद्र सिंह ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा, 29 में 21 मंत्रियों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सिर्फ 7 मंत्री मांझी के साथ रहे। वहीं मांझी समर्थक विधायक और मंत्रियों ने विधानसभा भंग करने के लिए मांझी को अधिकृत किया है। इससे पहले मांझी ने कल 15 मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से की थी, लेकिन राज्यपाल की ओर से इस सिफारिश पर कुछ प्रतिक्रिया आती उसके पहले 20 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। 2 मंत्रियों को वो पहले ही बर्खास्त कर चुके हैं। जेडीयू विधायक दल के नए नेता नीतीश कुमार जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। अब देखना यह है कि आखिर अंतिम फैसला क्या होता है। बिहार के कृषि मंत्री और जीतन राम मांझी के करीबी नरेंद्र सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के पास विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र सिंह ने जरूरत पड़ने पर बीजेपी से समर्थन लेने की बात भी कही। नरेंद्र सिंह ने नीतीश कुमार और शरद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब खुद जरूरत पड़ी थी तो खुद नीतीश कुमार ने मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी किस तरीके से हमारा साथ देती है। खबरों के मुताबिक बिहार के मुद्दे पर बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर चलेगी। बिहार का राजनीतिक भविष्य अब पूरी तरह से राज्यपाल के निर्णय पर टिका हुआ है। बिहार के हाजीपुर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, राज्यसभा सांसद केसी त्यागी और पार्टी नेता नीरज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन नेताओं पर आरोप है कि बगावती तेवर अपनाए बिहार की सीएम जीतन राम मांझी के खिलाफ साजिश रची और बदसलूकी की गई। जेडीयू नेताओं पर SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जीतन राम मांझी समर्थक और स्थानीय दलित नेता की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया। उधर पटना में जीतन राम मांझी के समर्थकों ने जमकर बवाल किया। समर्थकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतले भी जलाए। दूसरी तरफ पटना सचिवालय के पास नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सियासी घमासान के बीच बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार ने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस प्रकार मांझी को हटाने की साजिश रची, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन किस प्रकार का खेल खेल रहा है। बीजेपी नेता मंगल पांडे ने विधानसभा भंग किए जाने के जीतन राम मांझी की सिफारिश को भी सही बतलाया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि पार्टी राज्य में चुनाव के पक्ष में है। मोदी ने यह भी कहा कि बिहार बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की तमाम चर्चाओं के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। ममता ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए उनके सीएम बनने की खबर पर खुशी जाहिर की। दिल्ली के बिहार निवास पहुंचे जीतन राम मांझी का जोरदार स्वागत किया गया। मांझी समर्थकों ने नीतीश कुमार, शरद यादव और केसी त्यागी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जब मांझी से उनकी अगली रणनीति के बारे में पूछा गया तो मांझी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बीच बिहार में गहराए संकट के बीच प्रधानमंत्री आवास 7RCR में बीजेपी की कोर टीम की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम सीनियर नेता भी शामिल हुए। उधर जीतन राम मांझी के विधानसभा क्षेत्र गया में दलितों ने उनके समर्थन में मार्च निकाला। इन लोगों का कहना है कि पार्टी के कुछ लोग राजनीति कर मांझी को हटाने की साजिश कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें जेडीयू के पास 115, आरजेडी के पास 24, कांग्रेस के पास 5 और सीपीआई के पास 1 सीट है। वहीं विपक्षी दल बीजेपी के पास 88 सीटें और 5 निर्दलीय विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शनिवार को लोगों ने जमकर वोट डाले। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच सभी 70 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 67.07% वोट डाले गए, जो पिछले चुनावों से 1.5% ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली में 68.7%, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 64.6%, साउथ दिल्ली में 65.88%, दक्षिण दिल्ली में 65.84%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 69.87% और नई दिल्ली क्षेत्र में सबसे कम 64.01% वोट डाले गए। तकरीबन सभी सर्वे एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी को बहुमत के करीब या बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाया है। दिल्ली में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। हालांकि अभी भी इन आंकड़ों को पुख्ता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असल नतीजे 10 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। दिल्ली में बम्पर वोटिंग से एक बात साफ है कि जनता बड़ा फैसला लेने के मूड में है। डाटा माइन एरिया एग्जिट पोल सर्वे में बीजेपी अगली सरकार बनाती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 70 में से 35 सीटें मिल सकती हैं, वहीं एएपी को 31 सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमट सकती है। इंडिया टीवी सी वोटों के पोस्ट पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। इस सर्वे में बीजेपी को 25 से 33 सीटें, आम आदमी पार्टी को 35 से 43 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें हासिल होती दिख रही हैं। आज तक से शेयरों के पोस्ट पोल सर्वे की माने तो बीजेपी को 19 से 27 सीटें मिल सकती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में अन्य दलों को 0 से 2 सीटें हासिल होती दिख रही हैं। उधर एबीपी निल्सन के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी को 43 सीटें हासिल हो सकती हैं, वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट सकती है। इस सर्वे में अन्य के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। और अब बात टुडे चाणक्य के सर्वे की। टुडे चाणक्य के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 22 सीटें और आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी और एएपी की सीटें 6 कम या ज्यादा होने की संभावना है। इस सर्वे में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। और न्यूज नेशन का सर्वे भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही जाता दिख रहा है। न्यूज नेशन के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 39 से 43 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य दल 2 सीटें हासिल कर सकते हैं। तमाम सर्वे में आम आदमी पार्टी को बढ़त देखने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दे दिया है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि समर्थन के लिए दिल्ली वालों का धन्यवाद। आपने धर्म और जाति की राजनीति को नकार दिया है। उम्मीद है कि असल नतीजे एग्जिट पोल जैसे ही होंगे। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी का कहना है कि फिलहाल ये एग्जिट पोल सर्वे है, नतीजों के लिए 10 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव नतीजों में हार जीत की जिम्मेदारी मेरी होगी। दिल्ली विधानसभा के मतदान खत्म हो गए हैं और अब सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। पुलिस और चुनाव आयोग ने उन सभी स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी है जहां ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी की जीत का भरोसा दिलाया है। वहीं शनिवार देर शाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ अमित शाह ने एक बैठक की। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि मीडिया में चल रहे सारे सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे। साक्षी महाराज ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने भी कहा कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कलराज ने कहा कि ओपिनियन पोल और चीजों में हमेशा फर्क देखा जाता है। 10 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तमाम पोस्ट पोल सर्वे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को प्रचार से दूर रखा गया, इसलिए कांग्रेस की ऐसी हालत हुई। और
आरएसएस के पूर्व विचारक गोविंदाचार्य ने बीजेपी के विज्ञापनों की चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। गोविंदाचार्य ने कहा कि कई न्यूज़पेपर्स के ई पेपर में बीजेपी का पूरे पेज का विज्ञापन चुनाव के कानूनों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग से की गई शिकायत में गोविंदाचार्य ने कहा है कि दिल्ली के अखबारों के ई पेपरों के जरिए बीजेपी वोटरों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की थी, जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 126 के तहत प्रतिबंधित है। और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में पीडीपी को 2 और बीजेपी को 1 सीट पर कामयाबी मिली, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साझे उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद निर्दलीय उम्मीदवार के साथ एक बार फिर से राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हो गए। गुलाम नबी की जीत कश्मीर से निर्दलीय विधायक अब्दुल रशीद इंजीनियर के समर्थन की वजह से ही पक्की हुई। इंजीनियर ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें कहा है कि वो अफजल गुरु के अवशेष वापस लाने के साथ उनकी मदद करेंगे ताकि उनके घर वालों को वो सौंपे जा सके। उधर लखनऊ में आज से बीजेपी का विशेष सदस्यता अभियान शुरू होगा। इस अभियान में पार्टी ने 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरियाणा और पंजाब का जल विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने ऐसी में याचिका देकर पानी नहीं देने के कई तर्क दिए हैं। वहीं हरियाणा सरकार भी कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है और जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को शारदा घोटाला मामले में 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मतंग सिंह को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिनों की कस्टडी में भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की संचालन परिषद की पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आम बजट, प्रमुख योजनाओं, रेल और सड़क की बड़ी परियोजनाओं पर चर्चा होगी। नीति आयोग की इस बैठक में प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों से विकास फंड, बड़ी परियोजनाओं और राज्य की अहम नीतियों पर राय लेंगे। आज से प्रीमियम तत्काल कोटे की टिकटें सुबह 8 बजे से मिलेंगी। रेलवे ने इसके लिए अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है। वर्तमान में इस कोटे के टिकट सुबह 10 बजे से दिए जाते थे। उधर राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। राज्य में स्वाइन फ्लू से एक ही दिन में 5 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 93 पहुंच गया है। अमृतसर में स्वाइन फ्लू से 2 और लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि दर्जन भर लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गुजरात में स्वाइन फ्लू ने 5 और लोगों को अपना शिकार बनाया। कच्छ में 2, जबकि अहमदाबाद, अमरेली और सूरत में 1-1 लोगों को स्वाइन फ्लू के चलते मौत हुई है। वहीं लखनऊ में भी स्वाइन फ्लू के 5 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ लखनऊ में स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की संख्या 36 पहुंच गई है। रोहतक में नेपाली युवती से रेप और हत्या मामले में पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर लिया। साथ ही आरोपियों को सुराग देने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। वहीं नेपाली युवती से रेप और हत्या के खिलाफ रोहतक के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ईटीवी के खास कार्यक्रम चाय की चुस्की के दौरान रोहतक गैंगरेप और हत्या मामले के खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा दिखा। लोगों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की वकालत की। पंचकुला की एनआईए कोर्ट ने समझौता ब्लास्ट मामले में आरोपी कमल चौहान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में मोहम्मद नाम के एक शख्स की गवाही हुई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में पाइपलाइन से गैस रिसाव के चलते अफरा तफरी मच गई। हालांकि आधे घंटे की कोशिश के बाद स्टील प्लांट की सेफ्टी विभाग ने स्थिति पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि घटना के दौरान प्लांट में करीब 150 कर्मचारी मौजूद थे। उधर चेन्नई में लोगों ने तंबाकू के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तंबाकू को बढ़ावा देने वाली किसी भी नीति को तुरंत प्रभाव से बंद करने की अपील की। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने बेंगलुरु में पानी की समस्या पर बोलते हुए कहा कि अगले 10 सालों में लोगों को शहर छोड़ना पड़ सकता है। साथ ही अजीम प्रेमजी ने नदी नालों में कचरा फेंकने वालों की भी जमकर आलोचना की। लखनऊ के गौरी हत्याकांड में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक युवक पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की तस्वीर जारी करते हुए पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया। गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कातिल ने पहले तो गौरी का गला रेता, इसके बाद उसने गौरी के जीते जी उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। दरअसल पुलिस को नाकाबाजार इलाके की सीसीटीवी में एक शख्स की तस्वीरें दिखी। बता दें कि कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा गौरी का शव कई टुकड़ों में मिला था।
बेंगलुरु में 8 साल की एक मासूम से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। बेंगलुरु में मासूम से रेप मामले में हालांकि आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद तो हो गई, लेकिन आरोपी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। फतेहपुर के बजरंगी नगर इलाके से पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस सेक्स रैकेट को एक महिला अपने ही घर में चला रही थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 2 अलग अलग धर्मों के प्रेमी जोड़े की शादी से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगाए। वहीं मामले में लव जिहाद का एंगल जोड़े जाने के चलते इलाके में लोगों में जबरदस्त विरोध देखा गया। शहर में कई जगह आगजनी भी की गई है। प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। उज्जैन में एक मंदिर ऐसा भी है जहां मंदिर परिसर में ही खुलेआम शराब बेची जाती है। अभी तक ये शराब यहां निजी तौर पर बेची जाती थी, लेकिन अब यहां शासन शराब की दुकानें खोलने जा रहा है। मंदिर परिसर में शराब बेचने के लिए खासतौर से आबकारी नीति में संशोधन कर अलग से प्रावधान किए गए हैं। भगवान काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त शराब खरीदकर भगवान को चढ़ाते हैं। अररिया में पलासी के पूर्व मुखिया की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने पूर्व मुखिया की 3 गोलियां मारी, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में पूर्व मुखिया की मौत हो गई। मधुबनी के अमादा गांव में 55 साल की महिला से रेप का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक गांव के ही 2 दबंग आधी रात घर में घुस गए और बंदूक की नोक पर रेप किया। रांची में बीती रात लगातार 3 पेट्रोल पंपों पर लूट का मामला सामने आया। लूट की पहली वारदात सत्तू पेट्रोल पंप पर हुई। बिहार के कैमूर में एलईडी लाइट लगाने के दौरान लाखों के घोटाले का मामला सामने आया है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन और नगर विकास मंत्री पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में त्रासदी के करीब 1.5 साल बाद विजेंद्र नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी को सही सलामत ढूंढ निकाला। अलवर जिले के विजेंद्र ने उत्तराखंड त्रासदी में बिछड़ी अपनी पत्नी को लगातार कोशिशों के चलते ढूंढ निकाला। हालांकि विजेंद्र की पत्नी को मरा हुआ मानकर सरकार ने विजेंद्र को 10 साल की राहत राशि भी देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी विजेंद्र ने हार नहीं मानी और पत्नी लीला को तमाम कोशिशों के बाद खोज निकाला। पूर्णिया में खुशकी बाग इलाके के पास सड़क किनारे एक नवजात बच्चे का शव बरामद हुआ। नवजात का शव बेहद ही खराब हालत में पड़ा मिला, जिसे जानवरों और पक्षियों ने बुरी तरह से नोच खाया था। मुजफ्फरपुर के एक निजी स्कूल छात्रावास में 9वीं क्लास की एक छात्रा की संदेहास्पद मौत के बाद स्कूल प्रशासन ने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक वार्डन ने छात्रा को मोबाइल रखने के लिए डांटा था, जिसके बाद छात्रा ने खुद को आग लगा ली। पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके में पुलिस ने 2 जिंदा बम बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये बम करबला रोड के एक मकान के आगे रखे गए थे। जमशेदपुर के बागबेड़ा इलाके में यौन उत्पीड़न की शिकार महिला ने ईटीवी कैमरे पर आत्मदाह करने की बात कही है। दिसंबर महीने में इलाके के एक दबंग के खिलाफ महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि पुलिस आरोपी शख्स पर कार्रवाई करने के बजाय उसे ही गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। वहीं ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। शिमला में बिजली के बिल में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में जीएनजी कंपनी पर केस दर्ज हो गया है। राज्य बिजली बोर्ड ने जीएनजी कंपनी पर 1 करोड़ रुपए के चेक के घपले का मामला सामने आया है। वहीं चेक बाउंस के आने मामले में कंपनी पर जल्दी ही गुड़गांव में भी केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि गुड़गांव की जीएनजी कंपनी ने राज्य बिजली बोर्ड को बिजली बिल के नाम पर करीब 20 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशे के खिलाफ कठुआ में मार्च निकाला। रिहैबिलिटेशन सेंटर में पुलिस ने करीब 2000 नशे के शिकार युवाओं की काउंसलिंग की। उधर गुजरात के जामनगर में टोल बूथ पर खड़ी गाड़ियों पर तोड़फोड़ करने वालों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। 5 फरवरी की रात 3 लड़कों ने पाइप और बेसबॉल स्टिक से टोल बूथ पर खड़ी गाड़ियों पर हमला किया था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद के हाथों सम्मानित हो चुके छऊ मास्क बनाने वाले कन्हई लाल महाराणा अब अपना सम्मान बेचना चाहते हैं। गरीबी के कारण कन्हैया लाल महाराणा आज अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आप हैं तेजस्वी और पंकज के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। शनिवार को 4 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट हुआ, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के पास हो गए, लेकिन ईशांत अपनी फिटनेस साबित नहीं कर सके।
वहीं टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा ने दावा किया है कि पूरी तरह फिट हैं वो और रविवार को होने वाले वार्म अप मैच में उतरेंगे। रविवार से वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच शुरू हो रहे हैं। पहला मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेला जाएगा। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी आज चुनाव को लेकर बैठक करेगी। इस बैठक में बीसीसीआई की सालाना बैठक पर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य कोर्ट के फैसलों के बाद के माहौल पर बात करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को बोर्ड अध्यक्ष का पद या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को 5 मार्च का या उससे पहले चुनाव कराने का आदेश दे दिया है, क्योंकि बीसीसीआई के नियम के तहत चुनाव के 21 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मुंबई में वर्ल्ड कप से जुड़े एक समारोह में पहुंचे। मास्टर ब्लास्टर ने यहां अपने पुराने वर्ल्ड कप और उससे जुड़ी कई रोचक कहानियों पर बात की। महेंद्र सिंह धोनी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने की वजह से भले ही अपनी बेटी को नहीं देख पाए, लेकिन रांची में उनके फैंस ने धोनी के पापा बनने का जश्न मनाया। फिल्म स्टार और स्पोर्ट्स के बड़े फैन अभिषेक बच्चन को अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल टूर्नामेंट एनबीए का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अभिषेक 13 फरवरी को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में एनबीए के ऑल स्टार 2015 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करण जौहर फिल्म शुद्धि के लिए सलमान खान के साथ आलिया भट्ट को कास्ट करना चाहते हैं। करण इससे पहले आलिया को लेकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हम्प्री शर्मा की दुल्हनिया जैसी हिट फिल्में बना चुके हैं। फिल्म दिल धड़कने 2 में प्रियंका चोपड़ा अनुष्का शर्मा के लिए गाने को आवाज देंगी। फिल्म जोया अख्तर बना रही है। 2011 में फिल्म शबरी में नजर आई ईशा कोप्पिकर अब जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। ईशा ने बताया कि उन्होंने 2 एक्शन फिल्में साइन की हैं। और बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म शोले भारत में रिलीज होने के 40 सालों बाद अब पाकिस्तान में रिलीज होने जा रही है।